Hello, my dear students. So, in this lecture, we will talk about temperature dependence of the rate of a reaction. मतलब कि rate of reaction जो वो किस तरीके से temperature के ऊपर dependent है. और secondly हम बात करेंगे यहाँ पे Arrhenius equation की जो obviously इसी topic से relate करता है. After then we will discuss activation energy क्या होती है. Right? So this is the overview of this lecture. Now let's start with the first point that how and why the rate of reaction is dependent on टेम्परेचर. देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में मेरे पास ए और ए के बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है. लेकिन जब प्रोडक्ट साइड जा रहा है तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो विटामिन बी एंड बी बन रहा है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर अप्लाई करती हूँ, ठीक है. टेम्परेचर के अप्लाई करने से क्या होगा, टेम्परेचर के अप्लाई करने से ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होगी. एनर्जी इंक्रीज होगी तो उस एनर्जी से यहाँ पे जो पुराने बॉन्ड हैं वो टूटेंगे और नए बॉन्ड जो हैं वो बनेंगे. तो इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर हम अप्लाई करते हैं तो ओवरऑल जो केमिकल रिएक्शन है उस रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इतना तो क्लियर है ना हमें कि टेम्परेचर के राइज करने से रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट कांस्टेंट जो होगा वो भी क्या होगा, फिर इंक्रीज होगा. सिंपल. अब देखो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज करेंगे तो रेट कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि एक रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है, उसमें टेम्परेचर 300 केल्विन है. उस पॉइंट पे जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है, वो के है. ठीक है. जैसे ही मैं इसमें 10 डिग्री राइज करती हूँ, 10 डिग्री का राइज किया मैंने, ठीक है. अब वहां पे क्या हुआ, यहाँ पर आपका जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो गया. तो देखिए कितना ज्यादा चेंज आ रहा है यहाँ पे टेम्परेचर के राइज करने से. सो टेम्परेचर राइज बाय 10 डिग्री, द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड. अब यहाँ पे जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये किसने एक्सप्लेन किया है, ये एक्सप्लेन किया है आरहेनियस इक्वेशन में. तो बेसिकली जो आरहेनियस थे वो साइंटिस्ट थे और उन्होंने अपनी एक इक्वेशन में ही, आप कहते हैं ना कि एक तीर से दो तीन निशाने कर लेना, वो चीज इन्होंने कर ली है. अपनी इक्वेशन में इन्होंने क्या किया कि टेम्परेचर के साथ रिलेशन भी बता दिया, साथ में एनर्जी के साथ रिलेशन भी बता दिया. तो चलिए आरहेनियस इक्वेशन की बात करते हैं अभी. सो Arrhenius equation is K is equal to A e raised to the power EA minus RT. थोड़ी सी इक्वेशन आपको अजीब लग रही होगी बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आप इसके आगे आने वाली हैं. ठीक है. अब देखिए K तो हमें पता है, K क्या होता है बेटे, K होता है रेट कांस्टेंट. और A क्या है यहाँ पे, A इज आरहेनियस फैक्टर, जिसको आप फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी आप कह सकते हैं. ठीक है. ई क्या होता है, ई तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, रेस टू पावर माइनस ई ए, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे. तो ई ए क्या है, ई ए इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिसको कि हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं. ठीक है. डिवाइड बाई आर. आर क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट है. और टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है. तो अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट का रिलेशन किस किस से है, रेट कांस्टेंट का रिलेशन यहाँ पे है एक्टिवेशन एनर्जी से और दूसरा की टेम्परेचर से. तो इसी इक्वेशन को अब हम थोड़ा सा और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. और अगर टेम्परेचर जो है वो एक, मान लीजिए कि कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि इनिशियल टेम्परेचर कुछ अलग है और फाइनल टेम्परेचर कुछ अलग है, तो वहां पर दो टेम्परेचर आ गए हमारे पास. अब जब दो टेम्परेचर आएंगे तो उस केस में इस रिएक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, वो सारे पॉइंट अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो पहले हम बात करते हैं आर्हीनियस इक्वेशन के ग्राफ की. ठीक है. इस ग्राफ में हमें क्या समझने को मिल रहा है. तो देखो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ और दोनों साइड लॉग लेती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग टू दी बेस ई के. ठीक है. यहाँ पे लॉग टू दी बेस ई कर रहे हैं हम बेसिकली, यहाँ पर भी सेम वही चीज करेंगे, लॉग टू दी बेस ए प्लस लॉग टू दी बेस ई रेस्ट टू पावर ई ए डिवाइड बाई आर टी. इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सा फर्दर ओपन अप किया है. ठीक है. अब आगे चलते हैं. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या चेंज हुआ, माइनस ई ए अपॉन आर टी जब इस तरीके से लिखेंगे आप तो लॉग ई टू दी बेस ई ही रह जाएगा. यहाँ पे इसको आपने नीचे लेके आ गए. ठीक है, विद नेगेटिव साइन. अब एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट करें कि लॉग टू दी बेस ई ई, ये जो वैल्यू है आपके पास, इतनी सी वैल्यू जो है वो इक्वल टू किसकी होती है, 1 की होती है.
ठीक है, इस पॉइंट को आप अभी याद कर लें क्योंकि हम आगे भी इस चीज को देखने वाले हैं, राइट। अब फर्दर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही है वो क्या है, log टू दी बेस ई के इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी, हमने पहले लिख दिया 1/t, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको ग्राफ से रिलेट करना है, प्लस log ई ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो log k है वो y एक्सिस पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे log e कहाँ पे आ रहा है, log k कहाँ पे आ रहा है, y एक्सिस पे आ रहा है। m क्या होगी बेटा, यहाँ पे m होगी हमारे पास स्लोप, स्लोप क्या है ई ए अपॉन आर। x क्या है, x एक्सिस पे आपके पास आ रहा है 1/t, यहाँ पे देखिए। तो बेसिकली जो ग्राफ है यहाँ पे वो किसके बीच में, log k और टेम्परेचर के बीच में है, प्लस log e, ये क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास इंटरसेप्ट जो यहाँ पे आपका log ई एच इस पॉइंट पे आके इंटरसेप्ट कर रहा है, ये वो वाला है ना। तो बेसिकली जो ग्राफ है यहाँ पे वो किसके बीच में, log टू दी बेस ई के वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ है। इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पे, और स्लोप आपके पास क्या आ रही है, माइनस ई ए अपॉन आर। इस ग्राफ से कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बट हाँ आपको अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि इस ग्राफ में क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि अगर हम इस इक्वेशन में अगर टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे एक से ज्यादा टेम्परेचर होते हैं किसी रिएक्शन में, तो इक्वेशन जो है वो किस तरह से चेंज होगी, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम ऑलरेडी कर चुके थे इस पॉइंट तक, ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब log टू दी बेस e को जब मैं इसकी वैल्यू लिखूंगी तो क्या बन जाएगा, 2.303 log k, राइट। यहाँ पर भी log e की वैल्यू को अगर मैं लिखती हूँ तो क्या बन जाएगा, 2.303 log a, सिंपल कर दिया, मतलब हमने इसको ओपन अप कर रहे हैं। log e टू दी बेस log टू दी बेस e क्या बन जाता है, इक्वल टू 1, जो अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी, ठीक है, ये इक्वल टू किसके हो जाता है बेटे, 1 हो जाता है। तो ओवरऑल आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो ये वाली बनी फिर। अब आप जब ये 2.303 और ये वाला 2.303 इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि आप ओवरऑल इसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आप ये कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। इस 2.303 को आप यहाँ लेके आके डिवाइड कर रहे हैं इसके साथ, ओवरऑल के साथ। सो होगा क्या कि यहाँ पे तो वो एज इट इज रह जाएगी, देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाले आपस में क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आती है वो क्या आती है, ये वाली। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, दिस वन, ठीक है, log k1 इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब ये वाली जो इक्वेशन बनी जो ऊपर लिखी हुई है वो तो सिंपल इक्वेशन है। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के लिए चेक करनी कि इक्वेशन क्या बन जाएगी। सो अगर टेम्परेचर 1 होगा तो आपके पास जो रेट कांस्टेंट है वो भी 1 होगा। अगर टेम्परेचर T2 होगा तो उस केस में आपका जो रेट कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास अब यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 1 को माइनस कर देती हूँ, माइनस कौन सी, 2 माइनस 1, तो आपके पास जो इक्वेशन बन के आ रही है वो कौन सी आ रही है, दैट इज दिस वन, log k2 माइनस log k1 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन बाकी सारी वैल्यूज, राइट। अब यहाँ पे देखो इसको हमने फर्दर और सॉल्व किया तो log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, और यहाँ पे क्या हो गया, ये t1 और t2 जो है वो हमने इस तरीके से लिख लिए। अब ये नेगेटिव साइन था, t2 वाले इसमें नेगेटिव साइन था तो इसको हमने रीअरेंज करके इस तरीके से लिखा, राइट। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आप आई थिंक आप कर पाएंगे इसको, है ना। उसके बाद फर्दर सेम चीज यहाँ पे, और इस पॉइंट पे क्या हो गया कि T1 T2 जो है आपने इनका और फर्दर सॉल्व कर लिया, तो ये आप हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन बनी वो फाइनल इक्वेशन आती है, दैट इज log k2 upon k1 ea is equal to ea upon 2.303 r t2 minus t1 multiplied by t2। तो आपको ये वाली इक्वेशन यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, एक तो ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और दूसरी ये वाली। अब आप ये कहेंगे कि हमें डिराइव करने के लिए आएगी, तो नहीं आती है, ये ड्राइव करने के लिए नहीं आएगी, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल आएगा। तो अगर आप इसको पूरा ओवरऑल नहीं भी कर पाते हैं तो आपको ये फॉर्मूले जो हैं वो दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, सो दैट कि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको फॉर्मूले याद हो, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर T1 ऑब्वियसली कम होगा, T2 थोड़ा ज्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग T2 इज ग्रेटर देन T1। अगर टेम्परेचर T2 ज्यादा है तो उस हिसाब से आपका जो केमिकल रिएक्शन है, जिस केमिकल रिएक्शन में T2 टेम्परेचर होगा उसका जो रेट कांस्टेंट है वो भी ज्यादा होगा, सो K2 इज ग्रेटर देन K1, ठीक है। तो ओवरऑल ये थोड़े से फैक्ट हैं जो हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले पता होने चाहिए। चलिए अब एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये। इसी एग्जाम्पल में हम दोनों फॉर्मूले जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आपने उनको सॉल्व करना है। सो द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 के एंड 700 के आर। आपको यहाँ पे दो टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। कौन कौन से? दिस इज योर टेम्परेचर 1, दिस इज योर टेम्परेचर 2, और यहाँ पे साथ ही साथ में आपको K1 और K2 भी गिवन है। सो कैलकुलेट दी वैल्यूज ऑफ EA। आपको EA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर आपको A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब आपको यहाँ पे दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 divided by T1 multiplied by T2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए अब इसे वैल्यूज पुट करते हैं जल्दी से। K2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, K1 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, जल्दी से पुट करते हैं। पुट कर दी वैल्यूज। अब यहाँ पे हम इसको ओपन अप कर रहे हैं इस पूरी इक्वेशन को। सो R की वैल्यू कितनी होती है बेटे? 8.314। R इज अ गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ R एंड T2 माइनस T1, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज, यहाँ पर भी हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, राइट। अब इसके आगे यहाँ चलते हैं। अब यहां से इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ये पॉइंट आपस में कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा? log 7 और log 2। सो log 7 बाई log 2 को मैं फर्दर ओपन अप करती हूँ तो क्या बन जाता है? log 7 माइनस log 2। और इस वैल्यू को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास कितना वैल्यू आती है? 19.14। देखो ये मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है ताकि टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो, बट आप लोग खुद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो EA अपॉन 19.14 यहाँ पे आ गया। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास यहाँ पे आता है 200 डिवाइड बाई 350000। यहाँ से 00 कैंसिल करके आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो log 7 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.845 और log 2 की वैल्यू मेरे पास आती है 0.301। सो वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे भी फर्दर इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आ गया? 5.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए बेटा? यहाँ से मुझे चाहिए EA की वैल्यू। तो EA को मैं अब सॉल्व कर लूंगी, राइट। इन दोनों को जब मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है? 0.544। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 19.14 डिवाइड बाई दिस वैल्यू। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो EA कितना आ गया हमारे पास? EA आ गया 18230.8 जूल, ठीक है। अब ये वाले जो वैल्यू है वो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। उसको सॉल्व करके मेरे पास अब ये वाली वैल्यू आ गई। तो EA तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, क्वेश्चन में पूछा गया था कि EA कैलकुलेट करो। अब सेकंड चीज क्या है जो मुझे कैलकुलेट करनी है? दैट इज वैल्यू ऑफ A। सो A की वैल्यू कहाँ से आएगी? A की वैल्यू आएगी मेरे पास आर्हीनियस इक्वेशन से। सो व्हाट इज आर्हीनियस इक्वेशन? दैट इज K इज इक्वल टू A E रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, राइट। EA की वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ, K की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, T की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, R हमें पहले से पता होता है। जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं। सो K इज 0.02, ठीक है। और T अगर K1 लेती हूँ, अगर मैं K1 लेती हूँ तो अब मुझे T1 लेना पड़ेगा। अगर मैं K2 की वैल्यू यहाँ पुट करूंगी तो मुझे T2 की वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं K1 ले रही हूँ यहाँ पे। सो K1 कितना है? 0.02। A E रेज टू द पावर, वैल्यूज को पुट करेंगे जल्दी से। वैल्यूज को पुट करके फर्दर अब आगे चलते हैं, राइट। तो ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, दैट इज log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन RT log E, राइट। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? log A चाहिए, A की वैल्यू चाहिए। सो log A इज इक्वल टू log K प्लस EA अपॉन 2.303 RT, राइट। सिंप्लीफाई कर दिया बेसिकली मैंने इसको, जो यहाँ पे स्टेप्स में नहीं दिया है, मैं आपको ओपन अप करके दिखा रही हूँ कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। So this is how you can calculate the values. Now log k कितना हो गया? log k की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0.02। इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ, EA की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना। जब वैल्यूज पुट करूंगी मैं सारी R की, T की, EA की वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है? 1.90। log 0.02 कितना हो गया? माइनस 1.699, राइट। प्लस 1.90 कितना आ गया? 0.2। सो यहाँ पे log a कितना आ गया? 0.2 आ गया। अब मुझे log तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटे? मुझे चाहिए सिर्फ a। तो जब log इस साइड को जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो एंटी लॉग बन जाएगा। सो a इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.2 एंड एंटी लॉग 0.2 कितना होता है? 1.6, राइट।
सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले यूज किए और दो फॉर्मूलों में कितने सारे फर्दर हमने और भी कंसेप्ट अंडरस्टैंड किए। तो जब भी हम कंसेप्ट समझते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सो दैट कि आपको कंसेप्ट की और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट है यहाँ पे, अब नेक्स्ट टॉपिक रहता है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है एग्जांपल की हेल्प से पहले अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे पास ये इक्वेशन है H2 + I2, इट गिव्स अस 2HI, राइट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है और यहाँ पे आयोडीन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड है। अब ये रेक्टेंट है, लेकिन जब प्रोडक्ट पे गए तो HI के बीच में बॉन्ड बना। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, आयोडीन और आयोडीन का बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो एक इंटरमीडिएट कंडीशन हमारे पास ये वाली आएगी जहां पे हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड बनेगा और ये दोनों बॉन्ड जो हैं वो आपस में क्या होंगे, ब्रेक होंगे। सो इस ब्रेकडाउन के लिए जो एनर्जी चाहिए आपको, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। सो अकॉर्डिंग टू आर्हीनिस ने क्या कहा था, दिस रिएक्शन रिक्वायर सर्टेन एनर्जी टू गेट एक्टिव। मतलब कि इस रिएक्शन में अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आपको सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जो पुराने बॉन्ड्स को तोड़े और नए बॉन्ड वहां पर बने, राइट। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम E के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलिए अब यहाँ पे इस ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ में क्या दिया गया है, दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब कि रिएक्शन इसका मतलब हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इस साइड को वैल्यूज रहेंगी। यहाँ पे कितनी एनर्जी रिएक्टेंट कंज्यूम कर रहा है या प्रोडक्ट जो है वो उसको चाहिए उसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास है रिएक्टेंट और इस रिएक्टेंट को एक एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी यहाँ तक उसको मिलेगी जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटेंगे और हाइड्रोजन और आयोडीन के बॉन्ड बनेंगे, राइट। तो इतनी सी एनर्जी जो यहाँ पे आपको दिख रही है इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। क्लियर है, मतलब कि रिएक्टेंट को एनर्जी चाहिए सो दैट कि यहाँ पे इंटरमीडिएट बने, जो इसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसको एनर्जी चाहिए, इस पीक पॉइंट पे आके अब वो ड्रॉप कर गया, मतलब कि यहाँ पर आपके बॉन्ड टूट गए और यहाँ से प्रोडक्ट बनना आपका शुरू हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर बेटे, इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे बीच में डेल्टा एच भी लिखा हुआ है। डेल्टा एच का मतलब होता है कि यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी या कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम अब्सॉर्ब की होगी, ठीक है। उसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं अभी तक आपको इस ग्राफ से में क्या समझ में आ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। अब यहाँ पे बच्चे दो तरह के बच्चे मैंने यहाँ पे दो ग्राफ अभी ड्रॉ करने हैं, दोनों में आपको एक रेक्टेंट और प्रोडक्ट की पॉइंट दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट केस में यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो वो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब मैं ये कहती हूँ कि जो फर्स्ट वाला ग्राफ है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है बेटे, वो थर्मिक रिएक्शन का है। और जो सेकंड वाला ग्राफ है वो किसका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। अब आप कहेंगे कि मैम ये कैसे पता चला। देखो बच्चे, इस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रेक्टेड जो ले रहा है, मतलब एनर्जी कितनी ज्यादा लग रही है आपकी, वो ज्यादा लग रही है। लेकिन जो प्रोडक्ट जब बना तो एनर्जी उतनी ज्यादा आपको नहीं दिख रही, ग्राफ से भी विजिबल हो रहा है कि उतनी एनर्जी हमें नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ने एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है, ठीक है। प्रोडक्ट ने क्या कर लिया, एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है। तो जब भी एनर्जी अब्सॉर्ब की जाती है किसी रिएक्शन में तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं, राइट। लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में ये हो रहा है कि यहाँ पे रिएक्टेंट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है, लेकिन जो प्रोडक्ट की एनर्जी आपको दिख रही होगी वो ज्यादा दिख रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो एनर्जी को क्या करेगा बेटे, रिलीज करेगा, ठीक है। एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो दो तरह से आप बता सकते हैं, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक और इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक। बस ग्राफिकली आप उसको समझ सकते हैं कि एंडोथर्मिक कौन सी होगी और एक्सोथर्मिक कौन सी होगी। जहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी आपको ग्राफिकली ज्यादा दिख रही होगी इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है वो एनर्जी वहां पे रिलीज करेगा,
ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और अगर आपको प्रोडक्ट की एनर्जी ग्राफिकली कम दिख रही होगी एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, मतलब कि वहां पे एनर्जी कंज्यूम हो गई है, अब्सॉर्ब होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे फिर, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल रही है कि इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास यहाँ पे कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। किस वे में अल्टर करेगा? वो एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में अल्टर कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। सो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बट इज फाउंड टू बी केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। मतलब कि रिएक्शन में वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को भी लो कर रहा है, लेकिन वो खुद एज अ प्रोडक्ट वहां पे बन के नहीं आएगा, राइट। अब यहाँ पे लिखा है अ कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या हो, इसको हम ग्राफ की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा जहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ है। जब कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ तो उस केस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो ऑब्वियसली ज्यादा है, आपको दिख भी रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब मैं कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करती हूँ तो उसके बाद जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपको कम दिखेगी, ग्राफिकली भी आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों ही केसेस में अगर ध्यान से देखें तो एक केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा है, किस केस में? जब आपने कैटलिस्ट यूज नहीं किया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली। और जब मैंने कैटलिस्ट यूज कर लिया तो उस केस में हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। तो वो कम कब हुई? जब आपने कैटलिस्ट यूज किया। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी जब आप कैटलिस्ट यूज करेंगे। अब कैटलिस्ट के बारे में कुछ और पॉइंट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में हमने MnO2 एज अ कैटलिस्ट यूज किया है। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे आपको MnO2 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि MnO2 जो है इसने क्या किया, इसने इस रिएक्शन का रेट तो इंक्रीज किया बट खुद ये एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं आया। सो द वर्ड कैटलिस्ट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन द एडेड सब्सटेंस रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कि जो MnO2 है या फिर कोई भी कैटालिस्ट होगा यहाँ पे, वो उसका काम क्या है? उसका काम है रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना, ना कि रिड्यूस करना। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को रिड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कैटलिस्ट तो नहीं हुआ, फिर वो क्या होगा? उसको हम कहेंगे इनहिबिटर। क्या कहेंगे बेटे? इनहिबिटर कहेंगे, ठीक है। Second is a catalyst participate in a chemical reaction by forming temporary bond। मतलब कि जो कैटलिस्ट आप यूज करेंगे वो क्या करता है कि मैकेनिज्म अगर उसका ओवरऑल चेक करेंगे हम, तो जो कैटलिस्ट होता है वो टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है, किसके साथ? रिएक्टेंट के साथ। लेकिन जब प्रोडक्ट बन के आएगा तो वहां पे वो बॉन्ड नहीं होंगे, राइट। सो a catalyst participate in a chemical reaction by forming temporary bonds with the reactant resulting in an intermediate complex. I hope कि this point is clear. Third one is a small amount of catalyst can catalyze a large amount of reactant। थोड़ा सा भी अगर आप कैटलिस्ट लेते हैं तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स को कैटलाइज कर सकता है। देखो द पावर ऑफ कैटलिस्ट देखो जरा आप यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट इज कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी। कैटलिस्ट जो है वो गिव्स एनर्जी को अल्टर नहीं करता है। अब जो गिव्स एनर्जी है वो डायरेक्टली मतलब क्या है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की बात हो रही है। तो मतलब कि जो कैटलिस्ट है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को तो कैटलाइज करेगा, लेकिन वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होती है वो अब तो अभी तक तो आपको अंडरस्टूड है इस चीज इस बात का, है ना, कि क्या होती है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। और लास्ट पॉइंट इज इट इज आल्सो फाउंड दैट कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब कि अगर कोई रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है तो वहां पर कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करेगा, इवन दो वो क्या करता है कि इक्विलिब्रियम फास्ट अटेन कर ले कोई भी रिएक्शन, उसके लिए वो हेल्प करता है, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो वो क्या करता है, कैटलिस्ट जो है वो उस रिएक्शन को हेल्प करता है। इट कैटलाइजेस द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट सो दैट द इक्विलिब्रियम स्टेट रिमेन्स सेम बट इज रीच्ड अर्लियर। जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा केमिस्ट्री के इतने
कॉम्प्लेक्स चैप्टर को इतना इजी वे में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग, एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे साथ स्टडी करना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे साथ बात कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग।